हेलो स्टूडेंट, इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हम कवर करेंगे। यह क्लास 11th IPCS का यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जनरली बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिफर करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे: कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन refers to logical structure of a computer describing how its components are connected to one another, how they affect one another's functioning and contribute to overall performance of the computer। यानी जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट है वो हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है, जिसको हम IPO साइकिल भी कहते हैं। जो एक बेसिक हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे किस इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और हमको आउटपुट डिवाइसेस पे क्या करेगा, उसका रिजल्ट हमको लाकर देगा। इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, यानी एक सिस्टम बस होती है। वो सिस्टम बस जो है, आप देख सकते हो बीच में जो ये लाइन है, ये हमारी क्या है, सिस्टम बस है। इस सिस्टम बस पे हमारी क्या सारे जो कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड रहते हैं। ये CPU, मेमोरी यूनिट हो गई आपकी, स्टोरेज यूनिट हो गई आपके, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। ये सारे जो कंपोनेंट है वो एक सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड है। सिस्टम बस आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मदरबोर्ड के अंदर रहता है। आपने देखा होगा मदरबोर्ड जनरली उसके अंदर हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग एक स्पेस होता है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, उस पर फिक्स करते हैं। जैसे CPU के लिए अलग से स्पेस होगी, मेमोरी के लिए अलग होगी, इनपुट आउटपुट के लिए अलग होगी। आप जनरली आप USB केबल के थ्रू आप जो स्टोरेज यूनिट है वो भी आप कनेक्ट करते हो, जैसे फ्लैश ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव। ये हमारे क्या है, एक जो सारे कंपोनेंट्स है वो आपस में एक इंटर कनेक्टेड होते हैं और एक मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और ये हमारे क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें हम जो भी हमारे जो CPU है, मेमोरी है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इसको हम वन बाय वन देखेंगे ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं। जैसे एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक। अब जो MICR ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जनरल जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और कंप्यूटर को प्रोसेसर को क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ये इनपुट यूनिट का वर्क होता है। फिर इनपुट यूनिट की हेल्प से डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। An input unit takes the input and converts it into binary form so that it can be understood by the computer. Now next is output unit. अब output unit क्या होता है? आउटपुट यूनिट वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर, जो यूजर है उसको क्या करता है, उस डिवाइसेस के ऊपर जो रिजल्ट है वो उस पर रिजल्ट लाकर आपको देता है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। तो मॉनिटर जिसमें आप GUI जो ग्राफिकल है वो आपको वहाँ पर दिखता है, स्पीकर में आपको वॉइस मिलता है, प्रिंटर में आप एज ए हार्ड कॉपी प्रिंट आप ले सकते हो। ये सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। यानी आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो CPU क्या करता है, जो यूजर है उसको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है उस आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आउटपुट कमिंग फ्रॉम द CPU इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings, that is characters, graphical or audio visual form. Now next is CPU. CPU means central processing unit.
central processing unit. It is a main part of your computer. It is a central part and it is also known as brain of the computer. It guides, directs, control and govern the performance of a computer. तो सीपीयू होता है, ये मेन पार्ट होता है, ये जो भी आपका इंस्ट्रक्शन जो भी कंट्रोल करना होता है ये सीपीयू ही करता है, प्रोसेस करना होता है कौन करता है, आपका सीपीयू ही करता है। सीपीयू को हमने लॉजिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। अब एएलयू क्या होता है? एएलयू होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आपका कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एएलयू में प्लस माइनस, ये जो भी ऑपरेशन है कौन करेगा? आपका एएलयू करेगा। सीपीयू के अंदर जो एएलयू वाला यूनिट है वो करेगा। और जो इसके साथ साथ जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स जैसे हमको कुछ कंपैरिजन करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, या कोई चीज़ दोनों इक्वल है या नहीं, या इन दोनों में इसको लेस देन या इक्वल है, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे क्या है कि लॉजिकल ऑपरेशन है। ये कौन परफॉर्म करेगा? आपका एएलयू वाला जो यूनिट है वो परफॉर्म करेगा सीपीयू के अंदर। ओके, यानी जो भी आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपका एएलयू वाला पार्ट, एएलयू वाली यूनिट जो है वो आपके परफॉर्म करेगी, वो प्रोसेस करेगी सारे इंफॉर्मेशन को। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा थोड़ा बहुत, क्या करता है? वो जितनी भी प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है, यानी किस टाइम पर आपको सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना है, किस टाइम पे आपको मेमोरी राइट करना है, किस टाइम पे आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस वर्क करेगी, ये सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट एक्ट एज ए सुपरवाइजर, कैसे वर्क एक्ट करेगा? एज ए सुपरवाइजर। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सीयू एक्ट एज ए सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस, यानी जो भी ऑपरेशन उसमें सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम आपका सीयू यूनिट करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। इसका एक वर्क और होता है सीयू का कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम्स होते हैं सीपीयू के अंदर, उस सारे प्रोग्राम को वन बाय वन क्या करना? एग्जीक्यूट करना, जो स्टोर्ड होते हैं एएलयू के अंदर। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ रजिस्टर? रजिस्टर जो है एक मेमोरी होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। इसको हमें समझ सकते हैं ये मेमोरी है। सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर वो रजिस्टर ही होती है, ये सीपीयू की मेमोरी होती है। जैसे आपने मेमोरी आपने सुना होगा, जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमारी एक सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। एक रैम भी होती है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन इसके अलावा एक मेमोरी और होती है रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर ही होती है। तो सीपीयू इसके अंदर क्या करता है? टेम्पररी प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उसको अंदर होल्ड करके रखता है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करना है, करंटली वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन को उसने एग्जीक्यूट करके किसी अदर इन्फॉर्मेशन में स्विच हो गया है तो उसका जो पार्ट डेटा है उसको कहाँ स्टोर करके रखना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर के पास होती है। तो रजिस्टर क्या है? आपका एक मेमोरी है, टेम्पररी होल्ड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे क्या होता है? टेम्पररी इन्फॉर्मेशन होल्डिंग होती है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होगा वहाँ पे जो करंटली जो डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है वही क्या होगा? टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी स्टोरेज यूनिट के साथ हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि दोनों में मेमोरी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मेमोरी, इट टेम्पररी कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू फैसिलिटेट इट्स परफॉर्मेंस, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा रन होता है, जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो टेम्पररी किस मेमोरी में स्टोर होती है? प्राइमरी मेमोरी में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन किया, तो एमएस वर्ड जैसे आप ओपन करोगे तो स्क्रीन पे आपको जो एमएस वर्ड का जो इंटरफेस दिख रहा है तो उसका जो डेटा स्टोर है वो अभी कहाँ पर स्टोर है? वो रैम के अंदर स्टोर है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर है। रैम इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ईच मेमोरी लोकेशन हैज यूनिक एड्रेस। अब जैसे आप छोटी क्लासेस में आप देख के पढ़ते हो आए हो कि जो रैम है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, वो आपको पता होगा, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि मेमोरी के अंदर किस तरीके से वर्क करती है मेमोरी,
और उसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, और जो आपका प्रोसेसर है वो डेटा को किस तरीके से वहाँ से एक्सेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वापस वहाँ पे किस तरीके से वो डेटा को मेमोरी के अंदर राइट करता है। तो जो मेमोरी है उसको हम डिवाइड करके रखते हैं सेल में, और हर एक सेल का एक अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस से क्या करता है प्रोसेसर, अंडरस्टैंड करता है कि उसमें किस टाइप का डेटा उसके अंदर रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने MS वर्ड ओपन किया या पेंट ओपन किया या कोई भी अदर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने इसके अंदर ओपन किया है, तो वो जो रैम के अंदर स्टोर है तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी होल्ड करेगा। तो जो मेमोरी है उसका कुछ एड्रेस होगा, वो एड्रेस के थ्रू ही प्रोसेसर क्या करेगा, उस डेटा को एक्सेस करेगा। ईच मेमोरी लोकेशन हैज ए यूनिक एड्रेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक मेमोरी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को कॉल करके वो डेटा को क्या करता है प्रोसेसर एक्सेस करता है। जैसे हम हमारे घर पे रहते तो हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, वैसे ही आपका जो डेटा है उस डेटा का भी उस रैम के अंदर एक यूनिक एड्रेस होगा। इसको आप एज ए सेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक सेल होता है, उस सेल के अंदर 8 ब्लॉक होंगे। जनरली आप 8 ब्लॉक याद रखें क्योंकि 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो 8 उसके अंदर ब्लॉक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में मैंने एक यहाँ पे बना रखा है मेमोरी सेल का। तो जो मेमोरी सेल है उसके अंदर जो डेटा है वो बिट के फॉर्म में स्टोर होगा। बिट मीन्स या तो 0 या 1, ठीक है। बिट बाइनरी के अंदर, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट पॉसिबल है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स वी क्रिएट बाइट, और एक बाइट के अंदर यानी 1 बाइट के अंदर आपके कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट आपके होते हैं, ठीक है। और each of these cell is further broken down into smaller parts known as bits। और जो हर एक जो सेल है उसको भी हमने एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रखा है जिसको हम कहते हैं बिट। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो मेमोरी सेल में हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, जो ये बिट है, ये 0 एक बिट है, 1 एक अदर बिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आगे आपको काम में आएगा। एक बाइट में 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट मीन्स 0 और 1। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। इन कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। ए बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी। जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो बिट है वो क्या है, एलिमेंट्री यूनिट है। बिट मीन्स 1 बिट, या तो वो 0 होगा या 1, यानी एक ब्लॉक होगा। आप इस तरीके से इसको समझो, जो मेमोरी है उसका एक ब्लॉक है जिसमें या तो आप 1 स्टोर कर सकते हो या फिर आप 0, दोनों में से कोई एक ही स्टोर होगा उस ब्लॉक में। और कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आपके जो है वो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम उसको कैसे देखेंगे आगे, आप इस नीचे आप टेबल में देख सकते हो। से 1 बिट, तो 1 बिट को हम बिट ही कहेंगे, यानी वो क्या आपका बाइनरी डिजिट है। अब 8 बिट्स आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट, यानी एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे बाइट, ठीक है। अब देखो जो आपका बीट होता है उसको हम आपका बाइनरी होता है, ठीक है। बाइनरी में आपका क्या होता है, 2। अब जो भी 2 की पावर होगी, जैसे 2 टू द पावर n आप याद रखो, 2 टू द पावर n। तो n पे आप जो भी नंबर रखोगे इतने क्या होगा, जो उसके पावर होगी उतने वो बिट्स वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, 1 बाइट हो गया। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 10 है, 2 टू द पावर 10 क्या हो गया आपका, 1024 बाइट्स। अब जैसे 2 टू द पावर 10 पर ही आपके क्या हो जाती हैं, जो आपकी यूनिट है वो चेंज हो जाती है। 2 टू द पावर 5 भी हो सकता है, 2 टू द पावर 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 टू द पावर 10 जैसे ही हुआ तो आपकी क्या होगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। जैसा हमारा होता है ना 1000 ग्राम पे 1 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। 1000 किलोग्राम पे 1 टन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 10 पे वर्क करेगा। 2 टू पावर 10 जैसे ही होगा तो आपकी जो प्रीवियस जो आपकी यूनिट है इससे वो हाईएस्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, चली जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या 2 टू पावर 10 बाइट्स है
ओके, यानी 1024 बाइट्स। तो अब 1024 बाइट्स को हम 1 किलो बाइट भी कह सकते हैं। आया समझ में? 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। इसी तरीके से ये वर्क करता है। जैसे आप उसकी पावर इंक्रीज करेंगे वैसे ही उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बट पावर किस इंक्रीज होना चाहिए, बाय 10 से, 10 से इंक्रीज होना चाहिए। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी मेमोरी, आप जो मार्केट में जब मेमोरी परचेस करने जाते हो तो इस तरीके से क्यों आती है, 64 गीगाबाइट, 64 GB, 128 GB, 256 GB। उसका यही कारण है कि जब मेमोरी का हमारा साइज बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका आपको समझाने को मैं बता दूं, 2 टू दी पावर 2 यानी 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, अब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो किससे इक्वल हो जाएगा, 4। ओके, इन 2 टू पावर 1 और 2 टू पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, यानी 4 वो क्या करता है उसके अंदर, वो स्टोर कर सकता है 4 बाइट, 4 बिट, 1 0 1 0, कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 0 1 0 0 1, बट क्या होंगे वहाँ पे साइज उसकी 4 बिट्स ही होंगे। अब आप अगर 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है, अगर आपने 2 की पावर 3 किया है तब क्या होगा, 2 टू द पावर 3, तो आप अगर 2 टू पावर 3 करेंगे यानी क्या होगा आपका, आपको क्या करना है, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, टू द पावर 3 क्या होता है आपका 8 होता है। क्लियर, यानी आप 8 बीट अब इसमें सब वो स्टोर करेगा। टू द पावर 4, टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, टू द पावर 5 32, टू द पावर 6 64, टू द पावर 7 128, टू द पावर 8 256, टू द पावर 9 512 512, जो हम मेमोरी आती है 512 GB, टू द पावर 10 क्या हो जाएगा वो 1024, यानी 1024। यही कारण है यहाँ पर टू द पावर 10 का हो रहा है 1024 बाइट्स हो रही है, और आपकी जो मेमोरी भी है वो इसी साइज में आती है, 64 मेगाबाइट, 64 गीगाबाइट, 128 गीगाबाइट। तो जैसे हम उसमें एक बीट इंक्रीज करते हैं जो मेमोरी वो हो जाती है उसकी साइज डबल हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में, कभी कंप्यूटर में डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी, इट इज अ वर्टाइल मेमोरी, इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी। तो यही है कि जो आपकी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है आपकी रैंडम एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस में तो क्या मतलब है, यहाँ पे रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस का यहाँ पर ये मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट करते हो तो रैंडमली प्रोसेसर क्या करता है, जो भी फ्री मेमोरी अवेलेबल होती है रैम के अंदर, रैम के अंदर जो भी फ्री मेमोरी अवेलेबल होगी, जैसे मान लो आपकी रैम है इतनी बड़ी साइज है इसकी, तो मेमोरी में जहाँ पे भी उसको फ्री मेमोरी मिलेगी वो रैंडमली एक्सेस कर लेगा। ऐसे कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि इसके बाद ही मुझे मेमोरी चाहिए या ये वाली मेमोरी फ्री होगी तभी मैं एक्सेस करूंगा। वो रैंडमली कहीं से भी मेमोरी का एक ब्लॉक वो एक्सेस कर सकता है, या कोई भी सेल कहीं से भी एक्सेस कर सकता है रैंडमली, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस स्पीड को मैच करने के लिए हमने रैम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो स्पीडली रैम के अंदर डेटा को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए वो रैंडमली क्या करता है, उसके अंदर कहीं पे भी उसको जहाँ पे भी फ्री स्पेस मिलता है उसको एक्सेस कर लेता है और उसको यूज़ कर लेता है। तो इसको हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। द मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन। ओके, रैंडम लोकेशन यानी किसी भी रैंडम लोकेशन को वो एक्सेस कर सकता है। और रैम का एक रीजन ये भी यूज करने का हायर ट्रांसफर है, तो मैंने अभी बताया कि रैम को इसी तरीके से डिजाइन किया जाए है कि उसका जो हायर ट्रांसफर रेट है, यानी उसका जो रीड राइट ऑपरेशन जो है वो काफी फास्ट है।
द मेन ड्रॉबैक ऑफ रैम मेमोरी इज दैट इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे वॉलेटाइल का मतलब क्या है? तो वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही पावर ऑफ होगा, जैसे ही पावर कट होगा, तो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर जो भी डेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, यानी मेमोरी से वो डिलीट हो जाएगा। सडनली आपने कभी देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर वर्क करते हो सडनली पावर कट हो जाता है, तो आप बोलते हो अरे यार डेटा तो मैंने सेव ही नहीं किया था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने डेटा सेव नहीं किया, इसका मतलब जो भी रैम का डेटा है वो क्या हो गया, आपका जो भी अभी तक वर्क किया है वो डिलीट हो गया है। अब वापस वो डेटा आपको वो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये क्या है, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक, इसको मेमोरी को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम इसका इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को परमानेंट यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखेंगे, आएगा आपका। तो रैम आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। और रैंडम का मतलब यहाँ पर ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि प्रोसेसर रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है डेटा को रीड राइट करने के लिए। कोई उसमें मेमोरी को फिक्स नहीं है कि वो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करेगा, सीक्वेंस में ही रीड करेगा। वो रैंडमली की जो भी उसको फ्री स्पेस मिलेगी कहीं से भी, वो उस स्पेस को लेकर डेटा को वहाँ पर राइट कर देगा। नाउ जो रैम है आपकी, वो टू टाइप्स की होती है, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। अभी डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम क्या है, आगे हम स्लाइड में इसके डिफरेंस हम समझेंगे कि डायनामिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम क्या होती है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस बिटवीन डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम, जो डायनामिक रैम है वो क्या होता है आपकी, किससे बनी होती है? वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। और इसके अंदर इट टेक अप लेस स्पेस फॉर गिवन स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जो इसकी जो ये स्पेस प्रोवाइड करता है स्टोरेज की, वो कम स्पेस में, यानी इसकी जो साइज होती है वो कम होती है कंपेयर देन स्टैटिक रैम। यानी छोटी सी साइज में ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। अब इसको ऐसे समझो, यानी इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होगी, और छोटी साइज में ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। इट टेक अप लेस स्पेस फॉर गिवन स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जो 1 GB की अगर आप रैम लोगे, डायनामिक रैम, उसकी साइज छोटी होगी कंपेयर देन 1 GB की आपकी स्टैटिक रैम से। ओके, नीड टू रिफ्रेश मेमोरी कंटेंट। अब ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यही मेन पॉइंट है डी रैम और एस एन में, जो आपको डिफ्रेंशिएट आपको करना है, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या डिफरेंस है। नीड टू रिफ्रेश मेमोरी कंटेंट, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो डायनामिक रैम है वो ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से बनी हुई होती है। तो कैपेसिटर जो है वो कुछ टाइम बाद अपना जो चार्ज है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसर को कुछ टाइम में उसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना होता है मेमोरी को, ताकि वो अपने डेटा को कंटेन कर सके, डेटा को होल्ड करके रख सके। इससे क्या होता है कि हमारे जो सीपीयू का जो प्रीशियस टाइम है वो क्या होता है, वहाँ पे वेस्ट हो जाता है मेमोरी को रिफ्रेश करने में। ठीक है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है वो अपना चार्ज लूज करना स्टार्ट करता है। कैपेसिटर आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि क्या होता है, तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है, तो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, चार्ज उसमें से ऑटोमेटिकली खत्म होना, यानी लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, उस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करता है ताकि वो अपने डेटा को होल्ड करके रख सके, रैम। तो डायनामिक रैम इसलिए इसका नाम डायनामिक है, क्योंकि इसको बार बार क्या करना पड़ता है, हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज इन मोस्ट ऑफ कंप्यूटर। हम जो हमारे कंप्यूटर में नॉर्मली जो यूज करते हैं मेमोरी, जो रैम यूज करते हैं, वो डायनामिक रैम होती है। आप नाम सुना होगा DDR3, DDR4, ये सब आपकी क्या है, डायनामिक रैम ही है। जो हमारे कंप्यूटर में डेली जो यूज हम कंप्यूटर करते हैं, हम ये वाली मेमोरी यूज करते हैं। स्लोअर एक्सेस टाइम 20 to 70 नैनो सेकंड। 20 से 70 नैनो सेकंड जो है इसका एक्सेस टाइम, यानी कंप्यूटर जो प्रोसेसर है उसको इतना टाइम लगता है कुछ भी डेटा को रीड और राइट करने में रैम के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी फ्लिप फ्लॉप से ये बना होता है। फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी सेल होता है जिसके अंदर हम बीट को स्टोर करते हैं। फ्लिप फ्लॉप, इसको आप ऐसे समझो कि एक बाइनरी सेल होता है। नॉर्मल एक सॉलिड SSD जैसा कुछ होता है, और उसके अंदर क्या होता है, सेल होता है। उस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, बीट को स्टोर करते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप होने की वजह से, फ्लिप फ्लॉप में एक ही सेल होता है, तो एक सेल में तो 1 स्टोर होगा, तो अब 0 को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेल आपको चाहिए।
ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो डी रैम है उसमें आपको जो लेस स्पेस चाहिए ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपेयर डी रैम एस रैम की साइज बड़ी होगी। नो नीड ऑफ रिफ्रेशिंग, ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसको हमको रिफ्रेश बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। जब तक इसके अंदर करंट का सप्लाई है तब तक ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रख सकता है। मैं अभी बताया कोई एसएसडी जैसा होता है, लेकिन एसएसडी में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। एसएसडी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, एसएम स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ये किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में ही यूज होता है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में किसी स्पेशल काम के लिए जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया है उसी में ये क्या होता है, यूज होता है। फास्टर एक्सेस टाइम कंपेयर देन डी रैम, एस रैम का जो एक्सेस टाइम है फास्टर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अबाउट 10 नैनोसेकंड। उसका क्या था एक्सेस टाइम 2270 नैनोसेकंड, और इसका क्या है एस रैम का 10 नैनोसेकंड। शॉर्टर रीड एंड राइट साइकिल कंपेयर टू डी रैम, जाहिर सी बात है कि इसका जो फास्टर एक्सेस टाइम होने की वजह से जो रीड और राइट साइकिल है वो डी रैम से क्या होगा, शॉर्टर होगा। नाउ नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम क्या है, इज द नेम इम्प्लाइज, नेम में ही आपको समझ में आ रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, रैम में हम रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं, बट रोम के अंदर हमसे क्या कर सकते हैं, डेटा को सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब रोम का वो क्या यूज है, रोम का यूज वहां पर है जैसे कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर जो बनाते हैं तो वो अपना जो उनका जो प्रोग्राम होता है हम कहते हैं असेंबली प्रोग्राम। तो जो असेंबली प्रोग्राम होती है उनको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, ताकि जब भी आप वो सिस्टम यूज करो तो उसको वहां से प्रोग्राम को वो रीड करे। जब भी आप फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट करो तो वहां से वो क्या प्रोग्राम को रीड करे, तो वहां पे ये मेमोरी यूज होती है। यानी जो प्रोग्राम की मेमोरी होती है, एक तरीके से हम इसको ऐसे भी समझेंगे, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, इसके अंदर भी आपकी रोम होती है, जिसमें ये स्टोर होता है कि आपका जो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है आपका जो डेटा है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पर आपने ए प्रेस किया, लेकिन वो कंप्यूटर में किस फॉर्म में जाता है, डेटा बाइनरी के फॉर्म में जाता है। अब एक को प्रेस किया है तो आपने ए का कुछ बाइनरी होगा, तो वो बाइनरी कहाँ पे स्टोर होगा, आपका रोम में स्टोर होगा। कंप्यूटर के अंदर आपका मदरबोर्ड के अंदर आपका बायोस होता है, बायोस के अंदर जो मेमोरी होती है वो भी रोम ही होती है, लेकिन वो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी कहाँ पे यूज होती है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो हार्डवेयर जो बनाते हैं वो प्रोग्राम डेटा जो होता है उनका जो प्रोग्राम होता है वो स्टोर रखने के लिए वो रीड ओनली मेमोरी का यूज करते हैं। अगर रीड ओनली मेमोरी समझ में आया होगा आपको क्यों यूज करते हैं, तो कि जो एंड यूजर जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो एक्सीडेंटली उस डेटा को इरेज ना कर दें, ठीक है। स्लोअर देन रैम, जाहिर सी बात है रैम जो है वो एक फास्टेस्ट मेमोरी है, तो ये थोड़ी स्लो होती है कंपेयर देन रैम। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है आपको समझने के लिए रोम का, कि मॉनिटर प्रोग्राम कंट्रोलिंग ए मशीन, यानी मॉनिटर के अंदर जो मेमोरी होगी वो किस फॉर्म में होगी, रोम के अंदर होगी। तो क्या मॉनिटर का आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, क्या घर पर आप नहीं कर सकते मॉनिटर को रीप्रोग्राम, ठीक है। आजकल जो स्मार्ट टीवी आते हैं तो स्मार्ट टीवी के अंदर आपका जो होता है जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक रोम की वजह से ही वो प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ रोम, जो रोम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम पहले क्या होता था जो मेमोरी आती थी वो उसको एक बार हमने वो मेमोरी यूज कर ली है तो हम वापस उस मेमोरी के अंदर हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो मेमोरी आती है रोम की, तो जो मैन्युफैक्चरर है, आपने कभी कोई आपका डिवाइस मान लो खराब हो गया तो आप उसको रिपेयर करने देते हो किसी भी शॉप पर या कुछ जिससे आपने डिवाइस किया हो, तो वो क्या कर सकता है, उनके पास डिवाइस होता है जिससे वो क्या करते हैं, रोम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी आती है, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी आप उसको डेटा को जो पुराना डेटा है उसको इरेज करके वापस आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोग्राम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इरेज होता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो मेमोरी है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके इरेज करके उसमें हम राइट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली में हम
इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करते हैं, फिर हम रीड और राइट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम घर पे नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर के अंदर ही लगी मेमोरी नहीं होगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है वही वो कर सकता है, उस मेमोरी को रीयूज़ करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट। जैसा हमने देखा अभी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है रैम, प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, रैम और रोम। इसमें से जो रोम है वो ओनली रीड ओनली होती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, और रैम है वो रीड और राइट दोनों है। तो जो हम कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज करते हैं रैम, वो क्या हमारी वोलेटाइल मेमोरी, यानी हम जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर, तो जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डेटा स्टोर है रैम के अंदर। लेकिन जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो रैम के अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मेमोरी से फ्लश हो जाएगा। अब उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टोरेज यूनिट का यूज करते हैं। उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो आप कभी मन में ऐसा आया होगा तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ही डायरेक्टली एज ए रैम यूज कर ले, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बने हुए होते हैं, उससे उनकी रीड और राइट ऑपरेशन काफ़ी स्लो होती है, तो जिसकी वजह से हम उसको ऐसे रैम यूज नहीं कर सकते। और उनकी साइज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे रैम को आप यूज़ करो कंप्यूटर के अंदर 4 GB 8 GB, तो साइज छोटी होगी तो उसका एक्सेस टाइम भी कम होगा। तो लेकिन आपका हार्ड डिस्क, आप सेकंड स्टोरेज डिवाइस है तो उसकी साइज क्या होगी, 1 TB 2 TB, ठीक है। आजकल टीबी में मेमोरी आ रही है, जीबी तो कोई यूज ही नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो आपकी हार्ड डिस्क है ये आपकी कौन सी मेमोरी हो गई, मैग्नेटिक मीडिया हो गई। सीडी और डीवीडी आपके क्या हो गए, ये आपके ऑप्टिकल मीडिया हो गए। और जो पेन ड्राइव है आपके क्या हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई। तो 3 टाइप्स के मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। ओके, थैंक यू। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स होगी, नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज होता है। ओके, थैंक यू।